फाइलर अगर कोई बैंक से 50,000 रुपये से जायद की रकम निकलवाता है तो उसको 0.3% टैक्स अदा करना होगा। सर नॉन फाइलर के ऊपर तो चले समझ आता है, लेकिन फाइलर जो आपको टैक्स भी दे रहा है, फिर आपके कहने पर फाइल भी कर रहा है, उसके ऊपर भी 0.3 टैक्स लगाया जाएगा। बैंकिंग चैनल में आएंगे कैसे लोग अगर इतनी ज्यादा सख्त शराइत रखी जाएंगी उन पर? तो खुरम साहब। जी बहुत शुक्रिया करण, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ये है कि कैश को डिस्करेज करना है। इसमें प्रिंसिपल ये नहीं है कि जो टैक्स पेयर है उसको पीनलाइज करना है, नॉन टैक्स पेयर को ज्यादा पीनलाइज करना है। इसमें प्रिंसिपल ये है कि कैश को ओवरऑल डिस्करेज करना है, और इसमें जो फाइलर है उसको रिलेटिवली बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीट करना है, ऑफ कोर्स कंपेयर टू उसको जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या जो फाइल नहीं कर रहा या एलिजिबल है, वो टैक्स नहीं दे रहा। तो इसमें प्रिंसिपल ये है कि हम कैश को जो है वो कम करना चाहते हैं और ट्रांजैक्शन डिजिटल ज्यादा हों। इस सिलसिले में आपने देखा होगा इवन इस्लामाबाद में या पंजाब में और भी सूबे उसको होपफुली फॉलो करें कि जो टैक्सेस होते हैं, खासकर कंजम्पशन टैक्सेस, वो अगर आप कार्ड के थ्रू पे करते हैं या डिजिटल मीन्स के थ्रू पे करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, अपने मोबाइल वॉलेट के थ्रू पे करते हैं, या जिस तरह भी उसको डिजिटल मीन्स के थ्रू पे करते हैं, तो उस पर जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह जो है वो कम है। आज भी आप अगर इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, पंजाब की बात कर लें, अगर आप कार्ड के थ्रू पे करते हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी बॉस पे, तो आपको जो है वो एटलीस्ट खाने पीने की चीजों को अगर आप देखें तो आपको जो है वो 5% टैक्स सेल्स टैक्स पड़ता है, रादर देन 18% हो। तो इस तरह की चीजों से उस डायरेक्शन एक हमने देने की कोशिश की है कि डिजिटल मीन्स के थ्रू पेमेंट ज्यादा हो, रादर देन कैश का इस्तेमाल ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है जिसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, ये जो चीज आप समझा रहे हैं, तो हम रेस्टोरेंट्स में ये भी देखते हैं ना कि अगर क्रेडिट कार्ड पे कोई रेस्टोरेंट का बिल दे रहा है तो वहां पे टैक्स की शरह दूसरी है, और अगर कैश पे दे रहा है तो दूसरी है। मुझे जरा सादा करके बताइएगा इसको कि अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो उस पर तो 0.3% आपने देना है विद होल्डिंग टैक्स, लेकिन अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने मोबाइल के थ्रू रकम मुंतकिल कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स है? नहीं जी, ये कैश पे है, कैश विड्रॉल्स पे है। कैश विड्रॉल्स पे ये पहले भी था, ये नया नहीं है टैक्स, पहले भी था। नॉन फाइलर पे था ना? फाइलर पे जी नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉन फाइलर पे बढ़ाई गई है शरह, और इस पे जो है वो इम्पोज की गई है फाइलर के ऊपर। और ये इसका प्रिंसिपल मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि उसकी किस तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें प्लान यही है कि कैश ट्रांजैक्शंस को कम किया जाए और कैश विड्रॉल्स को कम किया जाए, और कैश इन हैंड जो है सर्कुलेशन, आपको पता है ऑनलाइन का आप क्या कह रहे हैं? अगर ऑनलाइन आप 50,000 रुपए लेट सपोज ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जीरो है या वहां पर कम है? आपने क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कैश विड्रॉल्स पे है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, जीरो है, बिल्कुल ठीक। कैश ट्रांजैक्शंस विड्रॉल्स हैं। विड्रॉल्स अगर एटीएम से आप कैश निकालते हैं, कैश में डील करते हैं, बैंक से कैश निकालते हैं जी, तो उस पे आपको ये टैक्स लगता है, ताकि आप जो है, और देखिए 50,000 उससे ऊपर है, 50,000 से नीचे नहीं है। अगर आप एक दिन में अगर 10,000 निकालते हैं, वैसे भी देखें एक आम आदमी जो है वो 50,000 एक दिन में मुश्किल से निकालता है। मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 रुपए जो है वो कोई एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए होती है वो 50,000 रुपए ही निकालता है, क्योंकि उसको अपने सारे जो लायबिलिटीज हैं उसको फौरी तौर पर पे करना होता है। नहीं करण, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप अगर एविडेंस देखें तो जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 50 के 50 एक साथ नहीं निकालेगा, वो बहुत कम ऐसा होता है। वो बिट्स एंड पीसेस में निकालता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 50 एक साथ निकालते हैं, लेकिन वो 2 में निकाल ले, एक दिन वो निकाल ले। कहने का मतलब ये कि वो भी इस चीज को फील करे ना कि जी मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास इंटरनेट है, बेसिक चीजें सब कुछ है, तो मैं जाऊँ ना उस तरफ, मुझे ये रियलाइजेशन हो कि 50,000 भी मैं ना निकालूं, मैं जाके ऑनलाइन पे कर दूं ना चीजें, और उससे मुझे टैक्स भी कम पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सेल्स टैक्स भी कम है ना जी उस पे। अगर आप जाके कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक जगह से खाना जो है वो बाय करके आया हूँ और मैंने कार्ड पे पे किया। मुझे इजाजत दीजिएगा, जो आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि इलिटरेसी की भी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, तो हम सबको कैसे ही कह सकते हैं कि आप मोबाइल फोन पर आए, एप्स को चलाना सीखें, और फिर ये एक बड़ी डिबेट हो जाती है। मैं दोबारा आती हूँ खुरम साहब आपकी तरफ। आबिद साहब मुझे ये फरमाइएगा, सर बैंक चार्जेस में इजाफा हो रहा है, एटीएम ट्रांजैक्शन पर 34 रुपए लिए जाएंगे, एटीएम कार्ड फीस में 700 रुपए, और जो एसएमएस चार्जेस हैं उसमें 800 रुपए इजाफा हो गया है। हालांकि यही बैंक सार्फिन की जो रकम को इन्वेस्ट करते हैं उससे कमाते हैं, और फिर जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है वो भी इसी सारिफ पर मुंतकिल करते हैं। क्या इस तरह की जो मिसाल है वो सिर्फ हमारे पास ही मिलती है या कहीं और है इस तरह की मिसाल है?
किरण, कंपैरिजन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम अभी अपनी जो इकॉनमी है उसको आबिद डॉक्यूमेंट साहब। करने की तरफ। जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज मुझे। जी, मैं कह रहा हूँ कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन करना मुश्किल होता है कि हम अभी अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दुनिया में तो अकाउंट रखने के लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं बैंकों के। बैंक आपके पैसे रख रहा है बजाय इसके कि वो आपको इंटरेस्ट दे रहा हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज की अगर आप बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे जो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त अनफोर्समेंट की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है। जो अभी शहजाद भाई ने जो बात की वो जाहिर है कि एक सिंबॉलिक मैयर है। लेकिन आप इस्लामाबाद ही को देख लें, आप किसी भी पॉश रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे 5% वो जीएसटी तो चार्ज करते हैं। लेकिन बहुत कम आपको ऐसा होगा कि आपको वो जो एफबीआर की पीओएस रसीद है वो दे। अगर आप इस्लामाबाद के जो 2-3 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जाके खाना खाएं तो वहाँ भी आपको वो जो है एफपीआर की पीओएस रसीद नहीं देते। यानी सार्फिन जो हैं वो तो टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर एफपीआर उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही तो फिर शायद ये एटीएम पे 0.3% फाइलर पे लगा जो है वो इस तरह की चीज़ों का कोई खास फायदा नहीं होगा। बल्कि पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपको टैक्स मिल रहा है थर्ड पार्टी के जरिए पहले वो इकट्ठा किया जाए। इसी तरह से अब गर्मियां हैं, गर्मियों में आप देखिएगा अगर आपका मरी से ऑनवर्ड जी स्पेशली गलियारों में अगर चक्कर लगे तो कहीं भी आपको नथिया गली में, घोड़ा गली में, किसी भी जगह पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे वो आपसे पेमेंट नहीं लेते हैं। बल्कि उन्होंने लिख कर लगाया होता है कि जी जी क्रेडिट कार्ड में इनकी सहूलत मुयसर नहीं। तो अगर आपके वो जो जी वेंडर्स हैं वो लेते ही नहीं है आपकी ऑनलाइन पेमेंट, तो फिर उस सूरत में सार्फिन को पनिश जो है वो नहीं किया जा सकता। हमें थोड़ी सी अपनी जो जी इन्फोर्समेंट है बढ़ाना होगा। जो टैक्स हम दे रहे हैं एफपीआर को उसको कलेक्ट करने का मैकेनिज्म आना चाहिए और उसके बाद फिर आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, वरना इसका नेगेटिव असर होगा। बिल्कुल ठीक। खुरम साहब ये भी फरमाइएगा सर, जो हुकूमत ने जो 10 साल सनदी पॉलिसी है इसको हतमी शक्ल दी है जिसमें टैक्स कमी समेत दीगर इकदाम लिए गए हैं। सनतकारों का एब्सोल्युटली ये देरीना मुतालबा था कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए जिससे सरमायाकार फिर सनतें लगाएं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। कब इसकी पॉलिसी का जो है वो बाकायदा ऐलान हो रहा है, तो और है क्या इसमें, और फिर साथ साथ आईएमएफ ऑन बोर्ड है इस मामले पर? अच्छा, देखिए वो आपको इस पर 3-4 एरियाज हैं। ईवी की पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और इसके अलावा 2-3 और जो है एरियाज हैं जो कि कवर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द इसके अनाउंसमेंट्स होंगी। और जो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए इसमें ना बजट में एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा उसको जो है ट्रैक्शन नहीं मिली है उस तरह से, वो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं। यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज में कमी है और रॉ मटेरियल की ड्यूटीज में कमी है, इंटरमीडिएट गुड्स की ड्यूटीज में कमी है, जो कोई और प्रोडक्ट्स बनाने में जो है इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह की ड्यूटीज में कमी की गई है, जिसमें खासकर रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं रादर देन फिनिश प्रोडक्ट्स, जिन पे भी ड्यूटी कम हुई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। तो वो सारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी ड्यूटीज कम की गई हैं, क्योंकि इसे कहते हैं एक्सपोर्ट बायस। एक्सपोर्ट बायस ये होती है कि जी इंपोर्ट के अंदर ही आपने जो है इतनी ज्यादा ड्यूटीज बढ़ाई हुई है कि जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट और जो ये पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं इसमें क्या 60% तक कर्जे माफ करने की भी कोई शिक शामिल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कर्जे माफ करने का कुछ इसमें है। एक्चुअली देखिए पॉलिसी तो ये होती है कि आप एक वे फॉरवर्ड देते हैं कि जी एक रूल्स ऑफ द गेम देते हैं कि जी एक सर्टेन एरिया में आप ये कर सकते हैं, ये इंसेंटिव्स होंगे, इस तरह से आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, और केपीआईज होते हैं उसके अंदर कितना बढ़ाएंगे तो इस हिसाब से आपको टारगेटेड अप्रोच जैसे कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें कर्जे माफ का तो नहीं है, ये हो सकता है कि जी कर्जे कंपेरेटिव बेसिस पे हों, लेकिन ये भी अब बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि मार्केट बेस पे हर चीज होनी चाहिए और कंपेरेटिव होंगी इसलिए कि जब आपको ये प्रोटेक्शनिज्म कम होगा और ड्यूटीज भी साथ साथ कम हो ताकि चीजें सस्ती हों और रॉ मटेरियल सस्ती हों ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा हो। ठीक। आबिद साहब, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद, जिसके बाद जो सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट है उसके मुताबिक अब जो 17 ग्रेड्स और उससे ऊपर के अफसरान हैं और उनके अहले खाना है उनको अपने तमाम जो असासे हैं वो पब्लिक करना होंगे। आपको लगता है कि इस इकदाम से एक तो शफाफियत आएगी और वो जो करप्शन का शोर मचता है हमारे पास वो थमेगी? जी बिल्कुल। 2020 का प्रोग्राम था ये। उस वक्त से आईएमएफ की डिमांड थी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके असासे
जो हैं वो पब्लिक किए जाएं, जिस तरह के पब्लिक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके असासाजात जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। इस पे 4-5 साल से एक लिम्बो चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा ये इसको एक फ्रंट लोड कंडीशन की शक्ल में IMF ने जो है वो मंजूर करवाया। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। ना सिर्फ ये कि सिविल सर्वेंट्स ग्रेड 17 से ऊपर वाले उनके असासाजात, बल्कि उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अहले खाना, उनके असासाजात जो है उसके बारे में भी, और वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर साल उनको डिक्लेरेशन देना होगा। और उसको जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट और आप समझते हैं कि इस इक़दाम से जो वो शफाफियत का फुकदान कहीं हमें नजर आता है, वो फिर शफाफियत नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आबिद सलेरी साहब, खुर्रम शहजाद साहब साथ